चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। आज पहले क्लास में ना एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे। एक कॉमन टॉपिक था हमारा एलसी ऑसिलेशन। इसमें बहुत बच्चों ने डाउट पूछा था, तो एक बार इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छा समझ में आए। बाकी अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, मतलब एलसी ऑसिलेशन अगर समझ में ही नहीं आया था, तो इसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से आप इसको रिवाइज करना। एक हम इसमें ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल से भी आपको अच्छा सा टॉपिक दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाए। तो एलसी ऑसिलेशन में ध्यान दो प्लीज। हमारे पास एक कैपेसिटर है जो इनिशियली चार्ज होता है। इनिशियली जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है। इस पे जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड एज क्यू नॉट, और एक इंडक्टर है। अब जैसे ही आप यहां पे मान लीजिए एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है ना, जैसे ही आप ये स्विच ऑन करेंगे ये चार्जेस फ्लो करने लगे, क्योंकि ये नेगेटिव वाला फ्लो करके जाएगा और पॉजिटिव वाले के साथ कंबाइन करेगा। जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फ्लो करके जाएगा तो चार्जेस कम होते जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। इसका नेगेटिव चार्ज फ्लो करके जा रहा है और पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है, पर हम डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की नहीं शो करते, हम करंट की डायरेक्शन शो करते हैं। तो हम जो डायरेक्शन शो करेंगे वो इस तरीके से, विच इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पर हम करंट शो करेंगे जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव। और जैसे जैसे ये फ्लो होगा चार्जेस धीरे धीरे कम होते चलेंगे। तो एक हमने डेरिवेशन करी थी, Q is equal to Q naught cos omega t. This was the formula for the charge stored on the capacitor. और अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये cos का ग्राफ, और फिर ये इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करें। देखिए स्टार्ट किस वैल्यू से हो, Q नॉट से। इनिशियली Q नॉट चार्ज, डिस्चार्ज होता है, फिर उल्टा Q नॉट चार्ज हो जाता है। इस बार Q नॉट ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर Q नॉट उल्टा, फिर डिस्चार्ज, फिर Q नॉट उल्टा, और ये प्रोसेस बारी बारी चलता है। ठीक है ना, कोई इसमें डैम्पिंग नहीं होगी। दिस इज एन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ना कैपेसिटर में कोई लॉस होता, ना इंडक्टर में कोई लॉस होता। तो ये एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, ये बराबर उतना ही रहेगा। ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आप इसमें रेजिस्टर लगा देते हैं तो रेजिस्टर में हमें पता है एनर्जी का लॉस है, फिर ये छोटा होता चला। पर हमारे सिलेबस में जो एलसी ऑसिलेशन है उसमें हम इन वायर्स की भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ये हमेशा हर बार बराबर ही रहेगा। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद है। एलसी ऑसिलेशन में कोई पूछते हैं क्या क्या याद है, पहली चीज ये याद, क्या चीज है, कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज स्टोर्ड का फॉर्मूला। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चार्ज स्टोर्ड कैपेसिटर पे क्यू है या क्यू नॉट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू और क्यू नॉट, इन दोनों में क्या फर्क है, कोई जना बताना चाहेगा। सर क्यू नॉट मैक्सिमम है। क्यू नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। चार्ज बदल रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। क्यू नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वो जाता है। सारे टाइम क्यू नॉट नहीं है। क्यू की वैल्यू पहले क्यू नॉट थी, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो क्यू नॉट इज ओनली द मैक्सिमम वैल्यू या इनिशियल वैल्यू जो स्टार्टिंग। अच्छा, दूसरी चीज जो पता होनी चाहिए, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका फॉर्मूला। तो करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन। ये इसको डिफरेंशिएशन करके निकला, और जो इसमें आई नॉट है दिस इज क्यू नॉट ओमेगा। तो करंट का भी आप एक ग्राफ बना सकते हैं। करंट का ग्राफ जो है वो साइन शेप का, और वही प्रोसेस बारी बारी अगेन रिपीट करता है। ठीक है ना, तो ये दूसरा फॉर्मूला आपको पता। एलसी ऑसिलेशन का अगर कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो चार्ज का फॉर्मूला और करंट के ये वाला फॉर्मूला पता। अच्छा, इसके अलावा यू शुड नो कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है
वो क्या फॉर्मूला होता है, और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका क्या होता है। इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होती है उसको मैग्नेटिक बोलते हैं, और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपेसिटर की आपको फॉर्मूला पता ही है, Q²/2C, या कह सकते हैं हाफ CV², whichever you want। और इंडक्टर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI। तो ये दो फॉर्मूले तो अलग से हमने चैप्टर्स में पढ़े भी थे। एलसी ऑसिलेशन के फॉर्मूले नहीं है, ये तो कैपेसिटर का फॉर्मूला है और ये इंडक्टर का फॉर्मूला है, अलग से आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल अगर करना है तो न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत है। बस हाँ, ये ओमेगा जो आ रहा है, ये जो ओमेगा आ रहा है, दिस इज 1/√N। ये होता है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। चलो, एक क्वेश्चन था जो बुक में भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है और कई जगह बच्चों ने डाउट में भी पूछा। तो प्लीज बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 209। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बदल के भी क्वेश्चन आ जाएगा, कर पाओगे। पेज 209 एक बार खोल लीजिए, देख लेते हैं क्या है इस पे। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज 209, क्वेश्चन नंबर 14। मुश्किल न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आएंगे नहीं, पर एटलीस्ट जो सिंपल है, जैसे सिंपल, आपको एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना। मुश्किल आपको इसलिए लगता है, फॉर्मूला ही नहीं याद होता, इसलिए आपको लगता है मुश्किल है वो। तो देखते हैं क्या डेटा दिया है। 20 mH का इंडक्टर है, ये जो हमारा इंडक्टर है ये L, इट इज 20 × 10⁻³ हेनरी, और कैपेसिटर है 50 माइक्रोफैराड, 50 × 10⁻⁻⁶, और इनिशियल चार्ज दे रखा है 10 मिली कूलम, यानी Q0 दे रखा है 10 × 10⁻⁻3। प्लीज बी वेरी केयरफुल, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है ना, इसमें अगर यही नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन तो खत्म। फिर एक चीज उसने में यहाँ पे देखो, मिली हेनरी में दिया हुआ है, ये वाला 50 माइक्रोफैराड में दिया हुआ है। ठीक है, और चार्ज 10 मिली। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल। ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, इन रियल लाइफ इनकी कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, पर उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब जस्ट अभी उसने स्विच ऑन करा है, टाइम 0 हो रहा है, एट टाइम t इक्वल टू, यानी अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, जस्ट अभी अभी स्विच क्लोज करा है। अभी करंट फ्लो ग्राफ से भी देख लो, चलो, जब टाइम 0 है तब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, और करंट अभी फ्लो होना शुरू ही नहीं हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने बहुत क्लियरली बोला है, लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज बी t इक्वल टू 0, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। इनिशियली का मतलब क्या होता है, इनिशियली का मतलब होता है, इनिशियली का मतलब होता है t इक्वल टू 0, टोटल एनर्जी, यानी दोनों की एनर्जी मिलाकर, इसकी एनर्जी प्लस इसकी। पर अगर आप देखें t इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू क्या है, अगर आप ग्राफ से बता दो। 0 करंट की वैल्यू अगर 0 है तो मैग्नेटिक एनर्जी तो 0 हाँ, यानी कैपेसिटर में होगी एनर्जी, जो भी होगी, इंडक्टर में नहीं। तो इनिशियली जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर में नहीं। इनिशियली इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि इनिशियली टाइम 0 है, करंट 0 है, करंट 0 है, तो इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं। कैपेसिटर में एनर्जी निकालनी है, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, U इज इक्वल टू Q²/2। इनिशियली कैपेसिटर का चार्ज कितना डालोगे, Q0 यू विल राइट Q0²/2। Q0 आपको दे रखा है, C आपको दे रखा है, देखिए Q0 दिया हुआ है, C दिया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द इनिशियल एनर्जी।
ठीक है ना। इनिशियल एनर्जी यानी जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है ग्राफ से देखो करंट जीरो था, इंडक्टर को तो काट दो, उसकी कोई एनर्जी नहीं। कैपेसिटर में टाइम जीरो पे चार्ज क्यू नॉट था, तो एनर्जी के फॉर्मूले में मैंने चार्ज को क्यू नॉट डाला, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द सेकंड पार्ट करते हैं, व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी एफ निकालना है, 1/2 पाई रूट एफ, 1/2 पाई रूट। ठीक है, डायरेक्टली आपको एल और सी की वैल्यूज दे रखी है, कैलकुलेशन में गलती मत कर बैठ। ठीक है ना, सब कुछ फॉर्मूला पता है, सब कर रहे हो, बस पता लगा कैलकुलेशन में ही गलती कर, तो कैलकुलेशन में बहुत हड़बड़ा के जल्दी जल्दी मत कर, आराम से करना जिससे कि कोई गलती ना हो। अब सी पार्ट पे मेन आते हैं, सी और डी में मेनली बच्चों को डालो। सी पार्ट और डी पार्ट जरा एक बार देखिए, इसमें मेनली बच्चों को डालो। एनर्जी की बात कर रहा है वो, एनर्जी हमने फॉर्मूले लिख दिए हैं, पार्ट सी में देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करें। एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, और फिर से उसका ही अगला पार्ट है कंप्लीटली मैग्नेटिक। तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, एनर्जी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, एनर्जी कंप्लीटली यानी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल है, यानी कि सारी की सारी जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल यानी कैपेसिटर में। ध्यान से देखना सब लोग, यहीं पे आप लोगों को डाउट था। एनर्जी स्टोर्ड इज कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें होती है, कैपेसिटर में होती है। वो चाहता है सारी की सारी एनर्जी, कंप्लीटली वर्ड का मतलब है सारी की सारी इलेक्ट्रिकल हो। तो क्या कह सकता हूं मैं, सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर है, यानी इसकी एनर्जी जीरो जीरो। यानी मैं सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, हाफ LI स्क्वायर इक्वल टू, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल है, सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल है। ये नहीं है कि थोड़ी सी इसमें है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल है, थोड़ी सी मैग्नेटिक है, नहीं, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल है, यानी मैग्नेटिक वाली जीरो है। तो मैग्नेटिक वाली को जीरो कर दो, हाफ LI स्क्वायर जीरो हो गया। अगर आप हाफ LI स्क्वायर को जीरो कर दोगे तो वहां से आई कितना आएगा, जीरो। आई जीरो आ जाएगा। अच्छा, आई का फॉर्मूला यूज करते हैं, आई का फॉर्मूला आपको याद रखना, आई का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनती है यहां से आपकी, पाई साइन ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। आई नॉट साइन ओमेगा टी जीरो है, यानी साइन ओमेगा टी जीरो है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका कोई बच्चा जनरल सॉल्यूशन बता सकता है क्या होगा, सर साइन पाई एन पाई। सोचिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। आपकी जो इक्वेशन है साइन ओमेगा टी इक्वल टू जीरो है, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एन पाई। हाँ, एन जिसके पाई। जिसके पास मैथ्स है आप इसको समझ सकते हैं। साइन ओमेगा टी इक्वल टू जीरो का हम बात कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। थोड़ा सा मैं बुक का जो तरीका है उससे हो सकता है अलग कर रहा हूं, और आसान ही तरीके से बता, बुक में जो दिया उससे और आसान तरीके से। कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, इस वर्ड को ध्यान देना, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल यानी मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है। कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल है ना, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल यानी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल है, तो मैग्नेटिक वाली को जीरो कर, तो मैंने मैग्नेटिक एनर्जी को जीरो, तो हाफ LI स्क्वायर जीरो कर दिया, आई जीरो कर दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी जीरो हो गया, तो साइन ओमेगा टी जीरो। अब इसका जनरल सॉल्यूशन, कोई बच्चा कहता है जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब, साइन ओमेगा टी जीरो है मतलब ओमेगा टी भी जीरो होगा। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है, या जिन कुछ थोड़े बहुत बच्चे ऐसे जिनके पास मैथ्स है उनको भी नहीं पता होता, वो सोचते हैं अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है तो ओमेगा टी की वैल्यू भी जीरो होगी। सर अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अलग अलग वैल्यू मतलब जीरो होती है। सिर्फ साइन जीरो जीरो नहीं होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। तो साइन ओमेगा टी अगर जीरो आ रहा है तो हो सकता है ओमेगा टी की वैल्यू 180 हो, साइन 180 भी तो जीरो होता है।
साइन 360 भी 0 होता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ओमेगा टी जो एंगल है वो 0 ही होगा, हो सकता है ओमेगा टी 0 रहा हो सकता है 180 रहा हो सकता है 360 रहा हो। तो जनरल सॉल्यूशन हमें आपको ये याद रखना है, साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है पाई के मल्टीपल्स, 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6, हर पाई के मल्टीपल पे साइन थीटा 0 होता है। तो अगर आपका साइन ओमेगा टी 0 आ रहा है, अगर साइन ओमेगा टी 0 आ रहा है, तो ओमेगा टी जो रहा होगा वो पाई का मल्टीपल रहा, क्योंकि पाई के मल्टीपल पर ही साइन थीटा 0। तो ओमेगा टी जो रहा होगा वो पाई का मल्टीपल रहा, और मल्टीपल कैसे लिखते हो, एन पाई, यानी 1 पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है। जैसे आप क्वांटाइजेशन में नहीं करते थे Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ई का मल्टीपल होता था तो एन ई बोलते थे, तो यहाँ पे पाई का मल्टीपल होना चाहिए, एन पाई। यहां से टाइम निकल आएगा, टी आएगा एन पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा को आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 पाई एफ, ओमेगा को आप 2 पाई एफ लिख दीजिए, तो ये बन गया एन पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ। ठीक है, लिख लीजिए प्लीज। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दो, और एफ को क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी को, 1/t। फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो 1/t, तो ये हो गया n/2, और फ्रीक्वेंसी को 1/t का t ऊपर। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया, टाइम इज इक्वल टू एन टी बाई टू, टाइम इज इक्वल टू एन टाइम्स टी बाई टू। यानी n को 0 डाल दो तो 0 हो गया, 1 डाल दोगे तो t/2, 2 डाल दोगे 2t/2, 3 डाल दोगे 3t/2, 4 डाल दोगे 4t/2। ये आपके बहुत सारे टाइम आते हैं। कोई कहता है आखिर ये आ क्या रही है, व्हाट इज दिस, 0 डाल दिया 0 आ रहा है, t/2 आ रहा है, 2t/2 आ रहा है, 3t/2 आ रहा है, ये सब है क्या आखिर? ये वो टाइम्स है, वो टाइम है जिन टाइम पर एनर्जी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होती है। इस सिस्टम में ऑसिलेशन हो रहा है, तो वही चीज बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर बाद रिपीट हो रही है। तो पहले वो 0 पे, जब टाइम 0 था, व्हेन द टाइम वाज 0, तब एनर्जी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। फिर t/2 टाइम पर फिर से सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर, फिर टाइम 2t/2 पर फिर से सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर, फिर 3t/2 पे सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर। तो ये वो टाइम्स हैं जिसपे सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर है। और क्योंकि ये ऑसिलेशन का केस है, तो बारी बारी वो केस बारी बारी आएगा, एक आंसर नहीं होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो हमारा जो टोटल एनर्जी है वो आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो वो टाइम होगा 0, t/2, 2t/2, 3t/2 एटसेट्रा। तो क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा था, देखिए, एट व्हाट टाइम्स, प्लूरल है, मल्टीपल वो पूछ रहा है, सिर्फ एक टाइम नहीं पूछ रहा, एट व्हाट टाइम्स इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल वाला कैसे सॉल्व करें, बताओ, इसमें कोई भी डाउट अगर इस पार्ट? थोड़ा सा हो सकता है यहां बस आपको डाउट रहा हो जनरल सॉल्यूशन लगाने में, और प्लीज याद कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा की वैल्यू, अगर साइन थीटा 0 आ रहा है तो थीटा इज n पाई। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी का ही एक और पार्ट भी है। पार्ट सी में ही देखिए, एट व्हाट टाइम्स इज द एनर्जी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद एक चीज और पूछी, वो अगला पार्ट है, कंप्लीटली मैग्नेटिक। इस बार वो चाहता है जो एनर्जी हो वो कंप्लीटली मैग्नेटिक हो, एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक, यानी सारी की सारी एनर्जी जो है वो इंडक्टर के अंदर स्टोर हुई हुई हो,
कैपेसिटर के अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर ना हो, कंप्लीटली मैग्नेटिक। कोई जना बताएगा कैसे प्रोसीड करेंगे? Q0 square by 2C equal to 0. क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हो ये बोलो। Energy in the capacitor is 0. इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0। आपको क्या चाहिए? एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक हो, यानी सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो, यानी इसमें ना कोई चार्ज होगा ना कोई एनर्जी, यानी इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं। ये उसने बोला नहीं है, कोई कहता है ये कहाँ बोला उसने, पर ये तो समझ में आ गया आपको। कंप्लीटली मैग्नेटिक एनर्जी यानी सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर ही होनी चाहिए 100%। तो ये नहीं कि 90% इसमें है 10%, पूरा का पूरा डिस्चार्ज कैपेसिटर होना चाहिए, तभी तो सारी की सारी एनर्जी इसमें होगी। तो मैं क्या करूंगा, कैपेसिटर की एनर्जी को जीरो, Q²/2C को 0, क्योंकि सारी हमें मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए, तो इसकी एनर्जी को 0 कर दीजिए, Q²/2C को 0 कर दीजिए, वहां से Q 0 आ जाएगा। Q²/2C 0 है तो Q भी 0 होगा। Q का फॉर्मूला डालो, Q0 cos ओमेगा t इक्वल टू 0। वहां से हमें क्या मिला इस बार? cos omega t equal to 0. हाँ, अब आप यहाँ लगा दीजिए इसका जनरल सॉल्यूशन, ओमेगा टी इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन। वहां से आपको टाइम की वैल्यूज मिलेंगी। ये वो टाइम होंगे जिन टाइम पर सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर के अंदर होगी, कंप्लीटली मैग्नेटिक। ठीक है, किसी जने को पता है cos ओमेगा टी इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन? 2n plus 1 2n plus 1 pi by 2. t इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं, 2n plus 1 pi by 2. पाई बाय 2। Pi by 2. ओमेगा को 2 पाई f लिख दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, f को या तो f के टर्म्स में निकाल लो आंसर, तो आपका टाइम का एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। n को अब आप 0 1 2 3 अलग अलग वैल्यूज डालेंगे तो टाइम की अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेंगी। ये सारे वो टाइम्स होंगे जिन टाइम पर सारी की सारी एनर्जी मैग्नेटिक हो। ठीक है, तो हो सकता है कोई कहता नहीं हमें तो जनरल सॉल्यूशन मुश्किल लगता है, हो सकता है बोर्ड में वो जनरल सॉल्यूशन ना पूछे, वो आपसे सिर्फ कंडीशन पूछे, वो आपसे सिर्फ ये कहेगा सिर्फ इतना बता दो कि कंडीशन क्या हो। जैसे अब यही क्वेश्चन अगर आ जाता, सपोज आपसे वो ये पूछ लेता, क्वेश्चन होता व्हाट इज द कंडीशन व्हेन द एनर्जी इज कंप्लीटली मैग्नेटिक। क्वेश्चन सुनिए मेरा क्या है, व्हाट इज द कंडीशन व्हेन एनर्जी इज कंप्लीटली मैग्नेटिक। तो इसमें वो आपको ऑप्शन दे देता, पहला ऑप्शन देता साइन ओमेगा टी, दूसरा दे देता कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 0, तीसरा दे देता tan ओमेगा टी इक्वल टू 0 और फोर्थ हो जाता ना। ठीक है ना, अब बताइए इसमें फिर क्या ऑप्शन? Cos omega t is equal to 0. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपसे पूरा जनरल सॉल्यूशन मांगे, तो आपको एटलीस्ट लॉजिक तो पता होना चाहिए आया कि आ कैसे रहा है। एनर्जी इज कंप्लीटली मैग्नेटिक, कंप्लीटली मैग्नेटिक यानी कि सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर है, यानी इस वाले को 0 करेंगे, Q0 cos ओमेगा टी 0 आएगा तो cos ओमेगा टी 0 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट अभी तक? ठीक है, देखो आपके मन में ना कोई भी टॉपिक के लिए डर नहीं रहना चाहिए कि इस टॉपिक से डर लगता है यार, इस टॉपिक का क्वेश्चन ना आए। एलसी ऑसिलेशंस के लिए कई सारे बच्चों ने मेरे को बोला, तो उसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों ने मेरे को केवीएल के लिए बोला था, केवीएल का मैंने एक रिवीजन लेक्चर अपलोड भी करा है, आप लोग उसको चेक करिएगा, उसमें हमने केवीएल रिवाइज करा है। एक एसी का भी एक क्वेश्चन है आज कराऊंगा मैं। और भी कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है ना जो आपको जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इस टॉपिक के क्वेश्चन से डर लगता है, तो वो भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, चलो अब इसका एक पार्ट और करते हैं, इसका डी पार्ट देखिए प्लीज। डी पार्ट देखो कैसे करें।
डी पार्ट में कह रहा है एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। वो कहता है कि दोनों के बीच में एनर्जी इक्वली शेयर हो। ये आपका कैपेसिटर था, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला था Q²/2C और इसका फॉर्मूला था हाफ एनर्जी। अब वो चाहता क्या है, एनर्जी इक्वली शेयर, यानी आधी टोटल एनर्जी जो भी है उसमें से आधा ये हो और आधा इक्वल हो, दोनों की एनर्जी। देखो ना क्वेश्चन में वर्ड दिया इक्वली, इक्वली शेयर्ड है यानी दोनों की एनर्जी बराबर। तो कैसे प्रोसीड करोगे, इक्वल कर दो दोनों को। Q²/2C इज इक्वल टू हाफ Li²। Q²/2C इक्वल टू हाफ Li²। यही तो कह रहा है, एनर्जी इक्वल है, दोनों इक्वल कर दो। अच्छा Q का फॉर्मूला डाल दो। Q का फॉर्मूला होता है Q0 cos ωt। तो लिखते हैं यहाँ पे Q0², लिखते रहो तुम लोग भी, ठीक है ना, इज इक्वल टू हाफ L, I का फॉर्मूला और स्क्वायर है I0² sin² ωt। I0 कौन था, I0 मैंने आपको भी बताया था Q0 ओमेगा था। तो I0² को आप लिख सकते हो Q0² ω²। चलो जरा प्रोसीड करो, अपने आप लिखोगे ना समझ में आएगा। एनर्जी इक्वली शेयर थी तो मैंने दोनों की एनर्जी को इक्वल कर। सर हाफ को काट नहीं सकते पहले ही? काट दो यार, पहले काट दो बाद में काट दो, क्या फर्क पड़ता है। चार्ज का फॉर्मूला मैंने डाल दिया और यहाँ करंट का फॉर्मूला डाल दिया। Q0² से Q0² कट गया, 2 से 2 कट गया। अच्छा यहाँ देखिए ये ω² आ रहा है। ओमेगा का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, 1/√LC। तो ω² को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट हटा दो, 1/LC लिख सकते हो। करो। ω² को मैं लिख रहा हूँ 1/LC। L से L कट गया, C से C कट गया। tan² ωt इज इक्वल टू cos² ωt को इसके नीचे ले आओ, cos² ωt को इसके नीचे ले आओ। क्या आ रहा है, sin² ωt अपॉन cos² ωt इक्वल टू 1। tan² ωt इक्वल टू 1, यानी tan ωt इक्वल टू 45 ±1। अब वही 45 नहीं होगा, 45 एक सॉल्यूशन, इसके और भी सॉल्यूशंस पॉसिबल, इट इज नॉट नेसेसरी सिर्फ 45। ये आपका जनरल कंडीशन आई है, tan ωt इक्वल टू ±। tan² ωt 1 था तो स्क्वायर रूट ले लो 1 का, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, +1 होगा या -1 होगा। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन लगा सकते हो आप। नाउ यू कैन यूज द जनरल सॉल्यूशन। जैसे पिछली बार करा था हमने sin θ इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन, cos θ इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन, ऐसे ही tan θ इक्वल टू +-1 का एक सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तुम कहते हो tan 45 डिग्री होगा, ठीक है, दैट इज वन सॉल्यूशन, पर 45 के अलावा और भी एंगल्स होंगे जो tan θ 1 या -1 होगा, तो वो जनरल सॉल्यूशन चाहिए। पर एटलीस्ट आपको फिजिक्स वाला पार्ट समझना है। जनरल सॉल्यूशन तो आप एक बार याद कर लेना, पर फिजिक्स का क्या पार्ट है, कैसे हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्या होता है, कोई बताएगा जनरल सॉल्यूशन? 2n pi plus 2n plus 1 pi by 4 π/4 π/4, 2n + 1 π/4, odd multiple of π/4। तो वो सॉल्यूशन लगा दो, वो सब दे रखा है बुक में सॉल्यूशन, पर आपको एटलीस्ट तरीका आना चाहिए कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो जनरल सॉल्यूशन ना पूछे,
तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर एटलीस्ट हो सकता है यहां तक कोई कंडीशन पूछ लिया। ठीक है, या वो आपसे ये पूछ ले, चलो इसी में आपसे जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ उस वक्त कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहा होगा, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन एनर्जी इज इक्वल। ये देखिए, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट था, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट था, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन द एनर्जी इज इक्वल। जब इन दोनों की एनर्जी बराबर है, जब इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तब कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, वो ये। तो आपने तो एनर्जी बराबर कर दी, एनर्जी बराबर करके आपको ये इक्वेशन दी। अब कैपेसिटर उस वक्त जब ये कंडीशन है, इस कंडीशन के रहते रहते कैपेसिटर पे चार्ज पूछ, तो चॉइसेस मैं आपको दे देता हूं, आप लोग ट्राई करिए। चॉइसेस में से फिर बताइएगा कौन सा होता है। क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन द एनर्जी इज इक्वल। ऑप्शन है Q नॉट, Q नॉट बाय 2, Q नॉट बाय 2। चलिए करिए, ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर। अब यहाँ जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा, यहाँ एक ही वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से एक वैल्यू सिंपल वाली सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल लो। tan ओमेगा टी को +-1 का जनरल सॉल्यूशन नहीं, एक सिंपल सॉल्यूशन ले लो, वो सिंपल सॉल्यूशन को यूज करके चार्ज निकालो। तो लेट मी सी कितने बच्चे कर पाए। अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो आपको जनरल सॉल्यूशन ना भी, आप इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ले लो। डोंट गो इनटू मैथमेटिक्स। tan स्क्वायर ओमेगा टी 1 है, तो tan ओमेगा टी 1 है, एक जनरल सॉल्यूशन 45 डिग्री लेके करो सॉल्व। मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। tan ओमेगा टी +-1 है, सिंपल वाला ले लो, tan ओमेगा टी को 1 ले लो, तो कितना होगा ओमेगा टी? एक सिंपल सॉल्यूशन, जस्ट वन, गिव मी वन Pi by सॉल्यूशन। 4. 45. Pi by 4. नहीं पाए, उसको लेके आगे जरा चार्ज निकाल। कोई कहते चार्ज कैसे निकालने? अरे चार्ज के लिए चार्ज का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है चार्ज का? Q इज इक्वल टू Q no not cos omega t. टी। और तुमने यहाँ से जनरल सॉल्यूशन से ओमेगा टी को क्या पता करा है? ओमेगा टी कितना आया? π/4 हाँ 45 डिग्री डाल दो। cos 45 कितना होता है? 1/√2 1 by root. कैपेसिटर आ जाएगा Q नॉट बाय √2। तो जब कैपेसिटर का चार्ज Q नॉट बाय √2 होगा, तब दोनों पे एनर्जी बराबर। तो हो सकता है वो जनरल सॉल्यूशन में ना जाए, वो आपसे कहेगा बस एक सॉल्यूशन ले लो। इसका एक सॉल्यूशन तो आप सबको पता होगा, 9th 10th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, tan ओमेगा टी अगर 1 है तो एक सॉल्यूशन 45 डिग्री होता है। तो वो 45 डिग्री ले लीजिए ओमेगा टी की वैल्यू, और वो 45 डिग्री यहाँ डाल दीजिए चार्ज के फॉर्मूले में, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसका एक बार वीडियो लेक्चर रिवाइज भी कर लेना, एलसी ऑसिलेशन जब पढ़ाया था, और क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, ट्राई कर लेना 209 पे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो दोबारा अलग से बता। अब आगे देखते हैं दूसरा एक टॉपिक जो बताना है। पेज नंबर 207 खोल दीजिए, उस पे एक ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। पेज 207 खोलो, क्वेश्चन रीड करो क्या है, और फिगर बनाने की कोशिश करो कि जो दिया है डेटा उसको फिगर फॉर्म में शो करो।
एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो करना जरूरी है, छोड़ नहीं सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम पेज 207। ये करो, फिर इसके बाद सैंपल सीबीएसई सैंपल पेपर के 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। मैंने पहले भी ग्रुप पे भेजा था वो, आज मैंने फिर वो भेज दिया है सीबीएसई का सैंपल पेपर और उसके सॉल्यूशंस भी भेजे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको समझने के लिए पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी। हमने आपको ये बताया था आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आपके घर में प्रोड्यूस नहीं हो रही, वो कहीं दूर कोई आपका एसी जनरेटर लगा हुआ होगा, कोई विंड मिल होगा, या कोई डैम होगी, या कोई पावर प्लांट होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। और यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आती है वो वायर्स में से आती है, जो बाहर बिजली के बड़े बड़े तार होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आते हैं। पर ये इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए कितनी वोल्टेज पे? आपको चाहिए घर में अपने 220 वोल्ट। पर ये इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट पे हम इसको ट्रांसमिट नहीं करते। इसको ट्रांसमिट करने से पहले यहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है, स्टेप अप, जो वोल्टेज को बढ़ा देगा। जो भी वोल्टेज थी यहां वो उस वोल्टेज को बढ़ा देगा, और जितना ज्यादा बढ़ाएगा वो वोल्टेज को तो करंट उतना कम। आपको ट्रांसफार्मर में हमने बताया था whatever we gain in voltage we will lose in current। तो वो वोल्टेज को जितने टाइम बढ़ाएगा करंट उतना कम, और करंट जितना कम हो गया वायर्स में उतने कोलिजन के चांसेस कम होंगे, हीट लॉस इस वायर में उतना कम। अच्छा चलो ठीक है, अब वोल्टेज तो बढ़ा दिया आपने, वोल्टेज को बहुत हाई कर दिया। अब दूसरा एंड पे घरों में सीधा सप्लाई नहीं कर देनी है वो हाई वोल्टेज, डेंजरस होगा। तो यहाँ पर जो आपका टाउन है यहाँ पर हम लगाते हैं स्टेप डाउन। ये अप था, ये डाउन है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रिड्यूस करता है और फिर यहां से आगे घरों में उसको सप्लाई करा जाता है। तो आपके घर में जो सप्लाई आ रहा होगा ना वो घर के आसपास आपके कोई ना कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा, उसके थ्रू आता है। डायरेक्टली वो केबल आपके घर में ज्वाइन नहीं, वो केबल जो है वो यहाँ ट्रांसफार्मर में आके जुड़ता है, फिर यहाँ से आगे अलग अलग घरों को सप्लाई। अब जरा क्वेश्चन में जो डेटा है इट इज नॉट नेसेसरी। कोई कहते हैं तो बहुत बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो कैसे पूछ सकता है इतना बड़ा क्वेश्चन? केस स्टडी में दे देगा वो आपको क्वेश्चन, इसके अलग अलग पार्ट्स को केस स्टडी के अलग अलग पार्ट्स बना के दे देगा। तो समझ में आना जरूरी है। डोंट थिंक कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आएगा नहीं। क्वेश्चन वही थे जो पहले सब्जेक्टिव में आते थे, अब वही ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे। कोई आसान या मुश्किल नहीं होंगे, वही क्वेश्चन होंगे जो पहले भी आए। अ स्मॉल टाउन, देखो वर्डिंग समझते हैं। स्मॉल टाउन, ये हमारा टाउन है जिसमें कई सारे घर होंगे, विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट। यहाँ पे हमें पावर है, ये डिमांड, यहाँ पे टाउन की पावर है। टाउन को कितनी पावर चाहिए? 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट चाहिए। इसको जो वोल्टेज है 220 वोल्ट चाहिए, क्योंकि घरों में 220 वोल्ट ही सप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये स्टेप डाउन करके 220 पे लाएगा और फिर उसके बाद घरों में सप्लाई करेगा। वो तो मैंने बताया ही था, यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगी उसको ये स्टेप डाउन करेगा 220 वोल्ट और उसके बाद ही घरों में सप्लाई करेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज सीधा सीधा घरों में नहीं भेज सकता। is situated 15 kilometer away from an electric plant generating power at 440 volt। यहाँ जो आपका पावर प्लांट है ये 440 वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। पर इस 440 को पहले हम बहुत हाई वैल्यू पे स्टेप अप करें, 22,000, 44,000, 88,000, बहुत हाई वैल्यू पे स्टेप अप करें। फिर इसको आगे भेजेंगे और वहां इसको वापस नीचे उतार देंगे, स्टेप डाउन कर देंगे 220 पे और फिर घरों में सप्लाई कर। तो
प्रोड्यूस 440 हुआ है, पर 440 को भेजा नहीं गया, पहले स्टेप अप करा, यहां जो पहुंचा उसको स्टेप डाउन करा। ये इसलिए करा क्योंकि रास्ते में पावर लॉस कम। ठीक है, मेन रीजन यही है इसका, पावर, यही बेसिकली एक ही रीजन है कि पावर लॉस कम है। अच्छा, अब 15 किलोमीटर का वायर है ये, 15 किलोमीटर का एक और 15 किलोमीटर का दूसरा। कोई कहता है दूसरा क्यों? क्वेश्चन पढ़ो। The resistance of the two wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer. Two wire line, और 2 होगी भी, एक से तो काम में नहीं चलेगा ना। आपकी इलेक्ट्रिसिटी जब सॉकेट में ये है, ये आपके पास बल्ब है, बल्ब जला, वो कहता है मैं तो एक ही तरफ से जोड़ू, सर्किट ही पूरा नहीं होगा, तो दूसरी 2 वायर लाइन मानो तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो 15 किलोमीटर एक तरफ, 15 किलोमीटर दूसरी तरफ, पूरा सर्किट तभी तो कंप्लीट होगा। 2 वायर लाइन है 15 किलोमीटर ऊपर वाले वायर की, फिर करंट ऐसे वापस भी आएगा, ऐसे इस तरीके से फ्लो करेगा, तभी तो सर्किट पूरा कंप्लीट होगा। तो टोटल लेंथ हो गई 15 किलोमीटर प्लस 15, 30 किलोमीटर। और क्या उसकी उसने दिया हुआ है, 1 किलोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? 0.5 ओम। 1 किलोमीटर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5, तो 30 किलोमीटर विल हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 into 0.5, which is equal to 15 ओम की रेजिस्टेंस होगी। इन वायर्स की टोटल रेजिस्टेंस 15। अच्छा, अब देखते हैं द टाउन। अब ध्यान से अब समझने की कोशिश करना पड़ेगा। द टाउन, टाउन ये नहीं है, ये आपका पावर प्लांट, और ये टाउन है, ठीक है ना। तो दिस इज द पावर प्लांट एंड दिस इज द टाउन। तो अब वो क्या कह रहे हैं, दैट, और ये जो वायर्स हैं इनको बोलते हैं लाइन, इनको बोलते हैं लाइन। तो क्या कह रहा है, द टाउन ये गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन, यानी लाइन से टाउन को पावर मिल रही है। ये लाइन है, वायर जो है इसको लाइन बोलते हैं, टाउन ये है, तो लाइन से टाउन को पावर, यानी इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू अ 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एट अ सब स्टेशन इन द टाउन। तो ये आपको वैसे भी हमें पता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ये, तो ये उसने यहाँ पे डिटेल दे दी 4000 वोल्ट, 4000 वोल्ट टू 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये जो उसने वर्डिंग लिखे हैं 4000-220 वोल्ट, ये आपका इनपुट वोल्टेज है, जो वोल्टेज आई 4000 और 220 स्टेप डाउन करके कितनी हो गई। तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का डिटेल है। 4000 वोल्ट इसको मिला, इसने उसको रिड्यूस करके 220 कर दिया, और फिर वो 220 आगे घरों में सप्लाई कर सकते। तो ये हमारा डेटा था जो गिवन था। ये आपका एक केस स्टडी बना के आ जाएगा, इस पे वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेगा। चलो देखते हैं क्या पूछे। एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। लाइन पावर लॉस, लाइन पावर लॉस यानी इन ट्रांसमिटिंग वायर्स में कितना पावर लॉस हो। तो किसी तरीके से अगर मुझे ये पता लग जाए कि इनमें करंट कितना है, व्हाट इज द करंट, तो हम I²R करके, रेजिस्टेंस तो पता ही है, और ये पूरा सीरीज है, पूरा एक के आगे एक लगे हुए होंगे, जो आपके बाहर पोल्स होते हैं, पोल्स पे बिजली का तार जा रहे होते हैं, ये वो है। तो कितना करंट है उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमें पावर दे रखी है, जब ये लाइन ट्रांसफार्मर तक पहुंचती तो हमें पावर दे रखी है इस पॉइंट 800 किलोवाट। मैं इस पॉइंट पे फॉर्मूला यूज करूंगा पावर का वी। करिए, ट्राई करिए, यूज दिस फॉर्मूला एट द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए यहां पर आप ये फॉर्मूला यूज, कितनी पावर चाहिए हमें यहाँ पर 800 किलोवाट।
वोल्टेज कितनी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यहाँ पर 4000 वोल्ट, तो करंट निकल आएगा कि इस पॉइंट पे करंट ट्रांसफार्मर में जब ये लाइन आके जुड़ती है, जब ये तार ट्रांसफार्मर में आके जुड़ता है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 800 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 4000 आई। कितना आया आई? 200 200 एम्पियर। वहां से बुक से देख के बताओ, खुद करो प्लीज, इसको बनाओ इसको। और करंट निकालो और फिर लाइन में पावर लॉस निकालो। पावर लॉस का फॉर्मूला लगाओ I² R। करो, आई निकाल लो और इस वायर की रेजिस्टेंस दे रखी है, I² R से पावर लॉस निकालो, किलोवाट में कन्वर्ट करके चैट बॉक्स में सेंड करो। एवरीबॉडी प्लीज अपने आप ट्राई करिए और मेरे को लाइन पावर लॉस की वैल्यू सेंड करिए चैट बॉक्स। कितना आया करंट बोलो? 200 200 एम्पीयर। यानी इन वायर्स में ये जो आपके ट्रांसमिटिंग वायर्स हैं, इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है 200 आ रहा है। अब आप पावर लॉस का फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि आपको पता है कि कितना करंट जा रहा है और क्या रेजिस्टेंस है। तो पावर लॉस में निकाल रहा हूं I² R विच इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर 40,000 और R है 15। 600 किलोवाट 600 किलोवाट। This comes out to be 600 किलोवाट, जो कि बहुत ज्यादा है। This is not a good system of transmission। ये अच्छा सिस्टम नहीं है ट्रांसमिशन का। 600 किलोवाट का तो लॉस हो रहा है। आप टाउन को 800 किलोवाट पावर सप्लाई करने के लिए 600 किलोवाट पावर रास्ते में लूज कर रहे हो। यानी इफेक्टिवली अगर आपको 600 किलोवाट लूज करवाना है, उसके बाद भी टाउन तक 800 किलोवाट पहुंचानी है, यानी आपको पावर सप्लाई कितनी करनी पड़ रही होगी। इस एंड पे अगर मैं पूछूं आपसे, ये जो आपका पावर प्लांट है 1400 ये 1400 किलोवाट कर रहा होगा। द पावर सप्लाइड बाय द पावर प्लांट विल बी 600 का, तो उसको पता है रास्ते में लॉस होगा, और 800 फिर भी टाउन को देनी है पावर। तो अगर आप 800 ही भेजते तो आपके पास यहां सिर्फ 200 पहुंचती, क्योंकि 600 तो लूज हो गई रास्ते में। तो अगर आप चाहते हो कि वहां 800 पहुंचे तो आपको एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट जो लॉस हो रहा है। 600 किलोवाट का तो लॉस भी हुआ है, तो सिर्फ 800 इस एंड पे पावर 800 नहीं होगी क्योंकि रास्ते में लॉस हो रहा है। इस एंड पे जो पावर होनी चाहिए वो इस बात को अकाउंट में ले कि 600 किलोवाट का लॉस होगा, उसके बाद भी जो टाउन तक पावर पहुंचनी चाहिए वो 800। तो यू शुड सप्लाई पावर 1400 किलोवाट। 1400 किलोवाट आपको सप्लाई करनी चाहिए। क्यों? 1400 में से 600 का लॉस भी हो गया तो एटलीस्ट 800 तो पहुंच पाया। चलो अब देखते हैं क्या क्या पूछा। फर्स्ट पार्ट है इसका, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस। लाइन पावर लॉस हमने निकाल लिया, दैट इज 600 किलोवाट। फिर सेकेंड पार्ट क्या है, हाउ मच पावर शुड द प्लांट सप्लाई अज्यूमिंग, उसको कह रहा है और कोई लीकेज नहीं हो रही, और कोई लीकेज नहीं हो रही है, सिर्फ जो आपका लाइन पावर लॉस है सिर्फ वो एक लीकेज। बाकी कोई कहता बाकी और क्या हो सकता था, बाकी तो आपने ट्रांसफॉर्मर्स में बहुत सारे लॉस पड़े थे।
एडी करंट लॉस पढ़ा था, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन पढ़ा था, फ्लक्स लीकेज पढ़ा था, वो वाले भी कॉपर लॉस पढ़ा था। वो कह रहा है और कोई लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ एक ये वाला लाइन पावर लॉस हो रहा है, तो सिर्फ 600 किलोवाट का लॉस और 800 यहाँ पहुंचा दी, तो यू शुड सप्लाई पावर 1400 किलो। और लास्ट पार्ट, कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट। इस वाले को बताना है कि ये कहां से कहां स्टेप अप करता होगा। कहां से करता होगा वो तो क्वेश्चन में दिया ही है। ये 440 को किस वैल्यू तक ले जाता होगा? क्या कोई बता सकता है इस एंड पे क्या वोल्टेज रही होगी? 4000 440 को हमने किस वैल्यू तक बढ़ाया होगा? स्टेप अप करा होगा ना, 440 पे तो भेजा नहीं होगा, हमने 440 को बढ़ाया होगा, किस वैल्यू तक बढ़ाया होगा वो कैसे निकालें? बताओ, हाउ डू यू फाइंड आउट दिस वोल्टेज? सर पावर का Yes. फॉर्मूला P is equal to VI. VI। जैसे आपने इस पॉइंट पे लगाया था पावर का फॉर्मूला VI, अब पावर का फॉर्मूला VI इस पॉइंट पे लगा, ठीक है ना? पावर का फॉर्मूला VI आप इस पॉइंट पे लगा। कितनी पावर है यहाँ पे? 1400 किलोवाट, 1400 और 30, 1400 किलो। और वोल्टेज कितनी है वो हमें निकालना है, और करंट कितना होगा? करंट तो सीरीज है, ये पूरा, ये पूरे 200. वायर एक नहीं हुए, ये नहीं है कि यहाँ से एक ऊपर चला गया, नहीं, करंट तो जो रहेगा सेम ही रहेगा। कितना करंट जा रहा था इसमें? 200 एम्पियर। 200 ampere. ठीक है ना, करंट तो सीरीज में सेम ही रहता है। अगर आपके पास रेजिस्टर्स लगे हुए भी हैं, चलिए ये देखिए, मान लो कितने भी रेजिस्टर्स हैं, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे करंट 200 एम्पियर है, तो यहाँ पे भी 200 ही होगा, क्योंकि सीरीज है, सर सीरी है। करंट तो सेम ही रहेगा, थोड़ा ना रास्ते में जाते जाते मरता जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, वोल्टेज कम होती चली जाएगी यार, सीरीज में वोल्टेज बढ़ती चली जाती, तो यहाँ अगर वोल्टेज थी, यहाँ कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ और कम होगी, तो वोल्टेज कम होती चली जाएगी। यहाँ जो वोल्टेज होगी कम होती चली जाएगी, 4000 तक पहुंचेंगे ना, तो पर करंट जो रहेगा सीरीज में सेम है। यहाँ पे देखो करंट सीरीज में सेम, तो करंट को डाल दो 200, क्योंकि 200 हमने निकाला था। इस लाइन में करंट कितना आ रहा है? 7000। वोल्टेज comes out to be 7000 volt। तो ये जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ये 440 को 7000 पे इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस 440 वोल्ट टू 7000 वोल्ट। अच्छा, आगे जाते 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 वो वोल्टेज 4000 बचती है, पर वो 4000 भी बहुत ज्यादा है, तो उसको स्टेप डाउन करते हैं 220 और फिर घरों में सप्लाई। तो ये स्टेप अप हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है हमारा 440-7000, ये हमारा स्टेप अप है, और जो स्टेप डाउन है वो 4000-220 वोल्ट स्टेप डाउन। ये हमारे दो ट्रांसफार्मर्स यूज हुए। तो दीज आर द आंसर्स जो भी उसने पूछा था। अच्छा, एक पार्ट में अपनी तरफ से और ऐड कर देता हूं। इज दिस अ गुड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? नो सर। No, sir. सर पावर लॉस ज्यादा हो रहा है। हाँ, अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, वो आपसे अगर कहता कि इसका एक कोई सॉल्यूशन सजेस्ट करो पावर लॉस को रिड्यूस करने का, क्योंकि बहुत सारा लॉस, तो क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करो? Thick wires of low resistance. Thick wires of low resistance. कौन सा वायर? ये सर वोल्टेज को बढ़ा सकते। हाँ, पढ़ाया है यार, सोच समझ के बोलो। रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी लो ले रहे, इससे लो क्या लोगे तुम? 1 किलोमीटर की रेजिस्टेंस सिर्फ 0.5 ओम है। सोचो जरा, 1 किलोमीटर लंबा वायर, 1 किलोमीटर, और उसकी रेजिस्टेंस सिर्फ 0.5 ओम है। बहुत ही बढ़िया कंडक्टर यूज कर रहा होगा ये। 1 किलोमीटर लंबा वायर और उसकी रेजिस्टेंस सिर्फ 0.5 ओम। इससे अच्छा और क्या कंडक्टर लाऊं मैं? गोल्ड के वायर थोड़ा लगा देंगे। तो इसमें तरीका क्या है? क्या तरीका है? हम इस वोल्टेज को 7000 पे क्यों ले जा रहे हैं?
इसको 70,000 पे ले जाइए ना, वोल्टेज को 10 गुना और बढ़ाइए। वोल्टेज को अगर आप 10 गुना और बढ़ाओगे तो करंट 10 गुना अपने आप कम हो जाएगा। अगर मैं इसको 7,000 की जगह 70,000 पे ले जाता हूं तो फॉर्मूले में देखो पावर का जो वी आई, अगर वी को तुमने 10 गुना बढ़ा दिया तो वो 10 यहाँ पे कम कर सकते हो, वो तुम यहाँ पे 10 कम कर पाओ। अभी जो 200 आ रहा है वो तुम्हारा फिर 20 हो जाएगा, जो करंट इन वायर्स में फ्लो करेगा वो 20 आएगा। और फिर जरा लॉस देखिए कितना आता है, जरा करिए आप, जरा 20 एम्पियर पे लॉस देखिए कितना आता है। व्हाट इज द लॉस, बताओ जरा 20 में कितना? 6,000. 6,000. कितना किलोवाट, कितने किलोवाट? 6 6 किलोवाट 6 किलोवाट का लॉस आता है। पहले देखिए 600 किलोवाट का लॉस हो रहा था, अब सिर्फ 6 किलोवाट का लॉस। तो वो ये आपसे पूछ सकता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन होगा कि वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाएं जिससे करंट और ज्यादा कम हो और लाइन पावर लॉस रिड्यूस हो। तो वही काम करते हैं ये ट्रांसफॉर्मर। फिर ये 440 से 70,000 तक बढ़ाए और ये जो भी वैल्यू यहाँ आएगी ये उससे 220 पे रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो एक बार प्लीज रिवाइज करिएगा। चलो इसमें कोई डाउट है, कोई चीज जो पहले इसमें जो नहीं समझ में आई वो बताइए। सर जो हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे 70,000 तक सर, मतलब ये हम खुद ही बढ़ा सकते हैं कि इसके लिए कोई फॉर्मूला लगना पड़ेगा सर वोल्टेज बढ़ाने के लिए? बदलना पड़ेगा आपको और बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा बस। और ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन तो है भी नहीं है, ट्रांसफार्मर के तो कोई फॉर्मूले लगाने भी नहीं है। ओके सर। और सर यहाँ पे जो हमने आर टोटल निकाला है सर 15 ओम का सर, तो ये एक वायर का 15 है कि सर दोनों का मिला के 15 है? तुम बताओ ना यार, लेंथ कितने वायर की ली है, एक वायर की लिया है या 2 वायर की ली है? सर 2 वायर की। तो ठीक फिर है रेजिस्टेंस कितने की आएगी? सर, दोनों वायर की। और बताइए इसमें क्या डाउट है? एनीबॉडी एल्स हैज अ डाउट हियर? नहीं, किसी को डाउट नहीं है।